अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बड़ा दिन आ चुका है 8 फरवरी का, और जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में बस समझ लीजिए आपके तकरीबन 2-2.5 घंटे ही बाकी रह गए हैं। और जो मैंने अपना आज का वोट कास्ट किया, मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। सुबह से अब तक की कुछ अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अपडेट्स को लेकर के आप बड़े परेशान हैं। सबसे बड़ा हमला जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर आज किया गया वो बदतरीन हमला था। वो हमला ये किया गया कि टेलीफोन सर्विस बंद कर दी गई, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई। आप कोई फ़ोन एक्सेस नहीं कर सकते थे, ना आप कोई मैसेज कर सकते थे। और जो जाहिर है लोग मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करते हैं तो उनकी सर्विस भी फिर इस तरह से बंद हो गई। तो आप कह सकते हैं कि कुल्ली तौर पर तमाम किस्म का राब्ता मुनक़ता करने की कोशिश की गई, और ना ही लोग ताकि अपने पोलिंग स्टेशन का पता जान सकें, ना उस तक पहुंच सकें, ना किसी से राब्ता कर सकें। अगर उन्हें बिलफर्ज पता भी हो तो वो राब्ता ना कर सकें कहीं पहुंचने के लिए किसी भी शख्स से। किसी ने अगर ऊबर पे जाना है या किसी ने कोई अपने दोस्त के साथ जाना है, अब वो कैसे राब्ता करेगा कि भाई मैं कितने बजे निकल रहा हूं, कैसे पहुंचूंगा। बहुत सारे लोग तो ऐसी जगहों पे पोलिंग स्टेशन बना दिए गए हैं कि जहां पर लोग जाना चाहते थे लेकिन उन्हें पता मालूम नहीं था। गूगल मैप लगाकर वो जाना चाहते थे लेकिन इंटरनेट सर्विस नहीं है, आप कैसे गूगल मैप के साथ वहां पहुंचेंगे। तो इस तरह की बहुत बड़ी ये वारदात की गई सुबह ही सुबह। और जितना इसको शर्मनाक कहा जाए, जितना इसकी मजम्मत की जाए, उतनी ये घटिया हरकत थी। तो शेम ऑन यू सिकंदर राजा साहब, शेम ऑन ऑल द डिसीजन मेकर्स ऑफ पाकिस्तान। आप लोग हार चुके हैं, आप लोग अवाम से खौफजदा थे, आप लोग अवाम के फैसले से खौफजदा थे, इसलिए आपने ये हरकत की, घटिया हरकत की। थ्रू आउट आप घटिया हरकतें कर रहे हैं, लेकिन आज आपने एक और घटिया हरकत की एन उस दिन जब आपको पता था कि अब आपका जो किया धरा है वो अवाम आपके मुंह पर मारने के लिए आ रहे हैं। तो आपने अपने आप को बचाने के लिए एक और शर्मनाक हरकत की, एक और अपना घटिया किस्म का वार किया। इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि लोग बड़ी तादाद में निकले हुए। आज सुबह जैसे ही आप देखें 8 बजे का वक्त होता है, बड़ी तादाद में लोग पहले ही से मौजूद थे। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें नज़र आईं। मैंने मुख्तलिफ जो विजुअल्स देखे मुख्तलिफ शहरों के, तो काफ़ी अच्छा लोगों का जज्बा भी था और टर्न आउट बहुत अच्छा पॉजिटिव नज़र आ रहा था। कुछ जगहों पर फिर ये शिकायत मौसूल होना शुरू हो गई। ख़ास तौर पर कराची वगैरह में ज़्यादा ये मसाइल रहे कि पोलिंग बर वक्त स्टार्ट नहीं हुई, कहीं पर अमला नहीं पहुँचा, कहीं पर सामान नहीं पहुँचा, और कहीं पर बगैर किसी वजह के ही बताया नहीं जा रहा था लेकिन पोलिंग स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो ये सब मसाइल जो थे वो सुबह ही शुरू होना हुए। लेकिन उसके अलावा बाकी बहुत सारी जगहों में बहरहाल पोलिंग स्टार्ट भी हुई, लोग पहुंचना भी शुरू हुए, वोट कास्ट होना भी शुरू हुए। लेकिन जब अगले 2 घंटों में यानी 8 से 10 तक ये देखा गया कि लोगों का टर्न आउट काफ़ी ज़्यादा है, तो जानबूझकर पोलिंग को स्लो कर दिया गया। इसके कई हरबे होते हैं, यानी आप जानबूझकर जो पोलिंग का स्टाफ है उसको भी कह देते हैं कि एक एक बंदे के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाया जाए, लिस्ट में नाम ढूंढने पर, उसकी मोहर लगाने पर, बिला वजह वक्त ज़ाया करके कोशिश की जाए कि ज़्यादा देर बाहर लोगों को खड़ा रहना पड़े। उससे क्या होगा, आधे लोग वैसे ही मायूस होकर घरों को चले जाएं कि पता नहीं कब बारी आएगी इतनी लंबी लाइन में, और जिनकी बारी आ भी रही है उनको भी इतना वक्त लगे कि ज़्यादा लोग वोट कास्ट ना कर सकें। तो ये भी एक तरीका आजमाया गया। फिर जैसे मैंने एक पहले शुरू में ही बात कर दी कि जब आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, आपने मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी, तो वो बहुत सारे लोग जिन्होंने पहले से ही 8300 पर मैसेज करके अपना हल्का वगैरह मालूम कर रखा था, पोलिंग स्टेशन मालूम कर रखा था, अपनी पर्ची भी बना रखी थी, तो वो तो जाहिर है उन्हें मालूम था कि उन्हें कहाँ जाना है। लेकिन ऐसे लोग जो शायद थोड़ा सुस्ती का शिकार होते हैं कि चलो जी ऐन उसी दिन मालूम कर लेंगे, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन बेचारों को मालूम ही नहीं था कि उनका हल्का है कौन सा और वहाँ पे उन्होंने कैसे पहुँचना है। तो वो आखिरी दिन वो सर्विस भी फिर अवेल नहीं कर सके थे। तो ये एक बहुत बड़ा डेंट डाला गया जानबूझकर। पूरी कोशिश है कि 40% के अराउंड ही कहीं टर्न आउट रहे, ताकि इसमें आराम से फिर धांधली करके PMLN और बाकी जिसको भी इन्होंने जिताना है, साथ अगर कोई और पार्टीज़ को भी मिला के, तो उनको जिता के फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो ये एक वाज़े उसका एक मकसद नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने खैर 12 बजे के करीब मैं घर से निकली लाहौर से, और वहाँ पर मैंने जो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे मेरा वोट नहीं है। मेरा वोट पुराने इलाके में जहाँ पे पहले हम कभी रहा करते थे, तो वहाँ पर मैंने पहले अपने इलाके में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ मैंने देखा
ये शहबाज शरीफ साहब का हल्का है और अफजाल पहाड़ साहब पीटीआई की तरफ से यहाँ पर खड़े हुए हैं। वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ जो देखे पोलिंग स्टेशन, वहाँ पर पुरअमन माहौल था और कैंप भी मौजूद था पीटीआई का और रश भी था, और इसी तरह पीएमएलएन के कैंप में भी कुछ लोग मौजूद थे और इसी तरीके से वहाँ पे एक नॉर्मल प्रोसेस से वोट कास्ट हो रहे थे। फिर वहाँ से मैं निकली तो डिफेंस के थ्रू रास्ते से गुजरते गुजरते मैंने मुख्तलिफ इलाकों में देखा तो बहुत पुरअमन माहौल था, कोई किसी किस्म का इशू नहीं था अमन अमान का, और लोग जोश खरोश से मुझे निकले नजर आए। यहाँ पर मुझे इसलिए भी ये कहना पड़ेगा कि जो आज मुझे काफ़ी हद तक पीटीआई के लोग झंडों के साथ, बैनर्स के साथ भी नजर आए, वरना उससे पहले शहर में वो इतना खुलेआम उस तरह से नहीं फिर रहे थे। तो दूसरा ये कि लकीली मेरे हलके में सलमान अकरम राजा साहब पीटीआई के कैंडिडेट हैं और उनके मद्दे मुकाबिल ओन चौधरी साहब हैं। तो पीएमएलएन और पीटीआई का जो एक बहुत जिसको कहते हैं क्लोज किस्म का एक नेक टू नेक जो पोजीशन वाला मुकाबला है, या जहाँ पर हम ये कहें कि जी बहुत क्रूशल कोई सीट है, तो वो वाला मामला मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा था। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो पहले ही से बेहतरीन कैंपेन भी कर चुके हैं और वो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, बहुत मैच्योर और सीरियस कैंडिडेट हैं, और सब इवन पीएमएलएन वाले भी उनकी तारीफ़ करते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त। और फिर उसके बाद उनको मैंने वैसे भी देखा कि उस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो बाकी फस्तायत पीटीआई के लोगों को फेस करनी पड़ी थी, वो कंपैरेटिवली सलमान अकरम राजा साहब को उस तरह से कम मुश्किलात तो थी उनकी भी ज़ाहिर कैंपेन में, लेकिन उस लेवल की नहीं थी। और आज भी जब मैं जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन था गालिब मार्केट के करीब, तो वहाँ पर भी मैंने जाके देखा कि पोलिंग कैंप भी मौजूद था पीटीआई का और अच्छी खासी तादाद में वोटर्स मौजूद थे। ओन चौधरी साहब का कैंप बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई ख़ास तादाद नहीं थी लोगों की। और उसके अलावा मैंने फिर जब जाके अपना वोट वगैरह कास्ट किया तो एक नॉर्मल वहाँ पे माहौल था, कोई ऐसी एक्स्ट्रॉर्डनरी मुझे सिचुएशन नहीं लगी। और फिर ये देखिए मैंने अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया। उसके बाद जनाब वहाँ से मैं निकली हूँ तो फिर मैंने फ़िरोज़पुर रोड लिया और फिर मैं वापसी पर सारा फ़िरोज़पुर रोड भी देखते हुए आई। वहाँ पे भी मुख्तलिफ जगहों पर काफ़ी गहमा गहमी थी, रश था और लोग निकल रहे थे मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर। मैंने देखा रुक के तो अच्छी खासी तादाद थी वोटर्स की, तो अच्छा एक ओवरऑल माहौल मुझे लाहौर शहर में बेहतर लगा, कम से कम जिन इलाकों का मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे जब मैं ऑफिस के करीब पहुंची तो ये 127 हल्का है जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी, जहीर अब्बास खोकर और अताउल्ला तारड़ साहब मद्दे मुकाबिल हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि बिलावल जरदारी साहब ने खूब यहाँ पे पैसा वैसे लगाए हुए हैं और बड़ा अच्छा सीन था यहाँ पे। रक्षे ही रक्षे खड़े हुए थे और फुल उनके ऊपर जो थे पीटीआई के फ्लैग पेंटेड थे और लगे भी हुए थे, और वो लोगों को फ्री सर्विस भी दे रहे थे कि जी आप अगर पोलिंग स्टेशन तक जाना चाहते हैं तो वो काफ़ी वहाँ पर उन्होंने लोगों के लिए फैसिलिटेट करने के लिए पूरा इंतज़ाम कर रखा था। तो एक रिवायती हमें वो चीज़ें नज़र आ रही थी पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में कि बसें हैं और रक्षे हैं, लोगों को ट्रांसपोर्ट फ्राहम की जाएगा, इस तरह से चीज़ें। पीटीआई वाले जो बेचारे थे वो मुझे ज़्यादातर अपने तौर पर ही आते हुए नज़र आ रहे थे और उनकी कोशिश भी ये थी कि वो किसी तरह जल्दी से वोट कास्ट कर सकें और ज़्यादा वो मुझे पुरजोश नज़र आ रहे थे वैसे ऑनेस्टली, जो कम अज़ कम निकले हुए थे। खैर जनाब, ये सारा मैंने अपने उस पे तौर पर लाहौर शहर तक की जो हद तक है वो ऑब्ज़र्व किया। मेरे नज़दीक अच्छा टर्न आउट है, लेकिन जानबूझकर अगर वोटिंग ही स्लो कर दी जाए कि लोग वोट कास्ट ना कर सकें तो फिर जाहिर सी बात है बाहर लंबी जितनी मर्जी लाइन हो, अगर आप अंदर उसको वोट नहीं डालने देंगे तो वो टर्न आउट तो वही कंसीडर होगा जितना वोट बाहर निकलेगा। फिर भी मैं समझती हूँ कि लोगों को निकलना चाहिए, लोग निकल रहे हैं और बड़ी तादाद में निकले हैं। आखिर में जब सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी तो हतमी नंबर तभी पता चल सकेगा कि क्या रहा, लेकिन मेरे ख्याल से एक अच्छा टर्नआउट है स्टिल और वी होप कि एक अच्छा इसमें से रिज़ल्ट निकले। लेकिन ऑनेस्टली जहाँ तक मेरी आप अपनी ज़ात की हद तक बात समझते हैं, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है उसने अपना एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया है और जीत हार ये तो आपको पता है कि अगर जीत हार का फैसले का मज़ा तब आता है कि जब आप कोई उसूल और क़वानीन के ऊपर कोई पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक कोई मैच कंडक्ट करते हैं। तो जब आपने किसी कानून को, किसी बाय बुक चलना ही नहीं है, कोई आप कानून नहीं मानते, कोई आइन नहीं मानते और आप हद दर्जा बेशर्मी पर अगर उतर आए तो फिर उसके बाद जीत हार कोई मकसद नहीं रह जाती है। फिर मकसद रह जाती है वो मज़ाहमत, जो अहम चीज़ रह जाती है वो फाइट अहम रह जाती है जो पीटीआई ने की है। तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू पीटीआई फॉर दिस कि उन्होंने अपने वोटर सपोर्टर को बदतरीन हालात के बावजूद मायूस नहीं होने दिया और उनको पोलिंग स्टेशन तक आने पर मजबूर किया, लाए
और वो आए, ये बहुत बड़ी जीत है। और बाकी पीटीआई कितनी नशिस्तें जीतती है, 40 जीतती है, 60 जीतती है, 80 जीतती है या 100 से ज़्यादा जीतती है, ये तो रिज़ल्ट कितना मनूवर होते हैं, हो पाते हैं और कितना टर्न आउट इन दी एंड रह जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए मैं इस गेम में नहीं पढ़ रही कि कितनी सीटें या कितनी नहीं। मेरे लिए जो बात इंपॉर्टेंट थी वो फाइट थी, और उस फाइट के लिए मैं पीटीआई को 100% मार्क्स देती हूँ। उस फाइट के लिए मैं पाकिस्तानी अवाम को 100% मार्क्स देती हूँ कि वो निकल आए हैं, ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है। हम बहुत ये बात कर रहे थे कि केपी में हमें नज़र आ रहा था लोग बाहर फिर भी निकल आते थे, पंजाब में उस तरह से इतने सप्रेस थे लोग कि इतना जुल्म हुआ है उनके ऊपर, इतनी उन्होंने कुर्बानी भी दी, सब कुछ हुआ, लेकिन इन द एंड वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिए जा रहे थे। तो वो एक सप्रेस्ड बिल्कुल माहौल में रह रहे थे। तो आज उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो अपना गुस्सा, इंतकाम, जो भी वो समझते थे कि उनको बाहर निकालना है, उसको वोट की पर्ची के ज़रिए बाहर निकाल सकें। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पेशरफ्त थी और मैं इसको बिल्कुल समझती हूँ कि फ़ाइट बाजू का जारी रहती है। कौमें बनते बनते बहुत टाइम लगता है और मुझे आज बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं जी कौम बड़ी तकसीम है, ये है वो है। मुझे तो कौम आज मुत्तहिद नज़र आई है कि सारी कौम बाहर निकली है, पुरअमन माहौल में उन्होंने पोलिंग हुई है और सारा उन्होंने अच्छे तरीके से ये सारा जो प्रोसेस था उसमें अपना हिस्सा डाला है। ये अलग बात है कि जो ये सारा कंडक्ट कराने वाले हैं वो कितने बेशरम लोग हैं, लेकिन अवाम ने जो है वो अपना बहुत हक अदा किया और उन्होंने ये बात साबित की है कि वो आइन और कानून को मानने वाले हैं और आइन और कानून के अंदर रहते हुए ही अपनी तब्दीली लाना चाहते हैं, वोट के अमल के साथ पुरअमन रहते हुए। तो अवाम ने अपना लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है, लेकिन ये मैसेज उन लोगों के लिए होता है कि जो अपने आप को अना से, अपने आप को बुग़्ज़ से, अपने आप को अपनी ज़ाती मफादात से हटकर सोचते हैं, जिनका सोच का दायरा ही सिर्फ इस हद तक है कि अपनी नौकरी कैसे बचानी है या अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़, अपने जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, उन लोगों के लिए ये सब कुछ समझने के लिए होता नहीं है। बाकी जी नवाज शरीफ साहब ने भी आज वोट कास्ट किया और चूंकि आपको पता है लाडले के लिए तो किसी किस्म का कोई कानून है नहीं, बड़ा दिखा के उन्होंने वोट की पर्ची ओन चौधरी को वोट कास्ट किया क्योंकि उनके हलके में ओन चौधरी साहब खड़े हुए थे और ये ज़ाहिर है PMLN के कैंडिडेट नहीं थे, इनके साथ सीट एडजस्टमेंट थी। तो बाद में बाहर आके जी उन्होंने थोड़ा सा अवाम को कह भी दिया कि चलें जी शेर वाले भी जाके ज़रा औकात पे मोहर लगाएं। तो ये आके उन्होंने बात भी की कि जी सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए जिसकी भी हुकूमत बने, क्योंकि मखलूत हुकूमत बड़े फैसले नहीं कर सकती। तो फिर से ये वही बातें जो 2013 में भी कहा करते थे नवाज शरीफ साहब, जो बूटों वालों को कि जनाब हमें ज़्यादा मेजॉरिटी दिलवा दें, तो वो उनके तरले मिनतें जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। वो मान भी लिए जाएं, भले भले ना माने जाएं, मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। एक धांधली शुदा इलेक्शन से, एक बदतरीन और मुतनाज़ तरीन किस्म के तारीख़ के इलेक्शन से अगर आप वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, सीधी जो बात है। और आपका नाम बदल के फिर धांधली लीग रख देना चाहिए अगर आप लोग इस तरह के बदतरीन सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। मैं ये बात इसलिए भी कह रही हूँ कि जब ये मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद हुई है, हर तरफ से कोई ना कोई आवाज़ आई कि नहीं होना चाहिए, और PMLN को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उनको पता था ये सब उनके बिल्कुल कॉन्सेंट से हुआ और उन्हें पता था कि ये उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो ये इस किस्म के जमहूरियत दुश्मन लोग हैं कि जो जमहूर से डरते हैं और इन्हें खौफ था कि लोग ज़्यादा अगर निकल आए और सही तौर पे वोट कास्ट हो गए तो फिर इनका कहीं नाम निशान नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन लोगों ने इसमें पूरी प्लानिंग में न भरपूर साथ दिया, ना सिर्फ बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हर तरह की जिसको कहते हैं जमहूरियत की बेइज्जती की, तौहीन की, वोट की तौहीन की। और जितना इन्होंने आज अपनी सियासी नुकसान किया है, सियासी कब्र खोदी है, तो ये एक आध साल अगर वज़ीर आज़म बन भी गए तो उसके बाद ये तारीख़ के कहीं गहरे कुएं में होंगे, क्योंकि जो आप देखिए अगेन बात वो आ जाती है, बाज़ औक़ात आपको वक्ती शिकस्त या वक्ती जीत उस तरह मैटर नहीं कर रही होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपका इम्पैक्ट छोड़ के जाती हैं, तारीख़ में लिखी जाती हैं। तो इस बात से लोग आज तक बहुत बात करते हैं, फिर भुट्टो अगर मरना होता तो 50 साल बाद आज भी लोग भुट्टो के नाम पे वोट ना ले रहे होते। तो ये इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि वो खान को आपने तहरीक इंसाफ मिटाकर उसका नाम बल्ला छीन कर, ये लोगों को रोक कर, डरा धमका कर, खौफजदा करके, मायूस करके
अब आप खुश हो जाएं कि आपने आंखें बंद कर ली, लो जी पीटीआई खत्म हो गई। तो पीटीआई खत्म नहीं हुई, और ये आप लोगों ने अपने आप को धोखे देने के लिए जो सारा सामान किया है, इनफैक्ट ये आपने खुद को धोखा दिया, ये किसी को धोखा नहीं दिया। इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है, उसने भी ऑब्जर्व किया है किस तरह के ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन हुए हैं, और इसके ऊपर हमेशा ही क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन जो मुंह काला नवाज शरीफ ने विद फैमिली किया है इस पूरी नून लीग ने, मेरे ख्याल से इसका जो इनको नुकसान है सियासी, वो शायद बहुत अरसा इनका पीछा करेगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए।